सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मीशो, जिसका भी रिसेंटली आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्टिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मीशो को और बाकी कंपनीज को डिटेल में कवर करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीशो के बारे में। सो दोस्तों अगर मीशो की बात करें तो कंपनी फिलहाल बोल सकते हैं आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब अगर हम बात करें आईपीओ में कॉम्बिनेशंस की, तो फिलहाल यहाँ पर ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों वाला आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें फ्रेश इशू के बारे में तो कंपनी 38.29 करोड़ शेयर्स अलॉट करने वाली है। और अगर हम बात करें ओएफएस के बारे में तो 10.5 करोड़ शेयर्स अलॉट कंपनी करेगी। अगर हम बात करें आईपीओ के साइज़ के बारे में तो 5,421 करोड़ का आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। फ्रेश इशू से कंपनी 4,250 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, जिसको कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी। और ओएफएस से कंपनी 1171 करोड़ रुपए रेज करेगी, जो कंपनी के प्रोमोटर के पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसके लिस्टिंग की। तो देखो दोस्तों, लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों में देखने को मिलेगा और लिस्टिंग डेट हमें 10 दिसंबर को देखने को मिल रही है। आईपीओ तो ओपन हुआ था 3 दिसंबर को और क्लोज ऑलरेडी हो चुका है 5 दिसंबर को। तो अप्लाई करना नहीं करना वो सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी थी। आपने अप्लाई किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं अप्लाई किया है तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, बट उसका रीज़न भी बता देना। और दोस्तों इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को अगर हम समझें, लाइक इसके रिफंड्स वगैरह कब तक मिलेंगे अगर आपने अप्लाई किया है और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो देखो, अलॉटमेंट के बारे में तो आपको 8 दिसंबर को ही पता चल जाएगा और आपकी जो रिफ़ंड है वो 9 दिसंबर को हमें देखने को मिल जाएगी। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स कब क्रेडिट होंगे तो उसका डेट आपको 9 दिसंबर देखने को मिलता है। लिस्टिंग के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया, 10 दिसंबर को लिस्टिंग हम इसके देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो 7,226 करोड़ थे। अभी वो नंबर 6,640 करोड़ रुपये आ चुका है, यानी कि गिरावट कंपनी के एसेट्स में दिख रही है। अगर हम बात करें कंपनी के इनकम के बारे में तो इनकम का नंबर Q4 तक बोल सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9,900 करोड़ देखने को मिल रहा था। अभी वो नंबर घटकर 5,857 करोड़ है, और ये हो सकता है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ का डेटा है। इसको आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें या फिर हम बोल सकते हैं लॉस आफ्टर टैक्स, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर तो कंपनी ने 3,900 करोड़ का लॉस किया था और इस बार कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में 700 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर चुकी है। इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा दोस्तों हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है 550 करोड़ से, और पिछले फाइनेंशियल ईयर इबिट्टा 219 करोड़ से नेगेटिव में था। एक अच्छी बात है कि कंपनी का डेट वगैरह नहीं है, डेट फ्री कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो चलो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के बारे में तो प्री आईपीओ कंपनी का पी हमें 11.5 का देखने को मिल रहा था नेगेटिव में, और आफ्टर आईपीओ कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 35.75 का देखने को मिलेगा, और वो भी हमें नेगेटिव में देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी का लॉस आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मीशो के आईपीओ में आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अभी रिसेंटली
टाटा टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से गिरावट करीब आपको 30% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में देखोगे तो कंपनी का जो वैल्यूशन एक टाइम पे हमें 80 के पी पे देखने को मिलता था, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 40 के पी पे आ चुका है, यानी कि वैल्यूशंस में करीब 50% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अब कोई भी कंपनी का वैल्यूशन में जनरली गिरावट क्यों होता है, इसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। अब देखो, किसी कंपनी को ज़्यादा मार्केट वैल्यू दे रही है और किसी कंपनी को कम अगर वैल्यू दे रही है तो सभी के पीछे का रीज़न होता है ग्रोथ। अगर आप अच्छा ग्रोथ दिखाते हो अपने बिजनेस में तो मार्केट आपको ज़्यादा वैल्यूशन देती है, और अगर आप ख़राब ग्रोथ दिखाते हैं तो फिर उस केस में आपका वैल्यूशन कम भी होता है। बट कभी कभी ग्रोथ का फैक्टर को हटा दिया जाता है, हाइप के फैक्टर को ऐड कर दिया जाता है। अगर किसी कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप है, ठीक है, तो उस केस में उस कंपनी का वैल्यूशन अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर के बारे में, तो IRFC का नंबर अगर पिछले 3 साल में भी देखोगे तो कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। बट गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर में जो बड़े एलोकेशन किए हैं उस वजह से हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ था, और उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो मार्केट में उतने ज़्यादा थे नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए उस कंपनी का जो वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और अभी वो एक करेक्टिंग फेस में आपको देखने को मिल रही है। और यही सेम चीज़ आपको टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी देखने को मिलती है। जब इसका IPO हमें देखने को मिला था तो हाइप क्रिएट हुआ था कि टाटा ग्रुप का कई साल बाद हमें IPO देखने को मिल रहा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिली थी, और इस वजह से वैल्यूशन इसका भी काफ़ी तगड़ा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। 80 की PE तक कंपनी चली गई थी। और अगर हम बात करें कंपनी के पीयर्स के बारे में, तो पीयर्स में बड़ा बड़ा नाम आपको देखने को मिलता था उस टाइम। LTTS, टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजी, LTI माइंट्री, ये सारी कंपनीज। बट ये सारी कंपनीज का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो टाटा टेक्नोलॉजी से कम था। और जब बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, तो पिछले कुछ टाइम से जो ग्रोथ था वो टाटा टेक्नोलॉजी का ही सबसे कम देखने को मिल रहा था इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो क्लियर था भाई कि हाइप की वजह से वैल्यूशन जो अपग्रेड हुआ है आफ्टर लिस्टिंग वो तो आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा, और वही करेक्शन अभी आपको टाटा टेक्नोलॉजी फेस करती हुई दिख रही है। और इसी बीच में कंपनी की अगर अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स भी कंपनी के कुछ ऐसे हमें रिपोर्ट होते हुए दिखे नहीं हैं जो कि 80 की पी को जस्टिफाई करते हैं। अर्निंग्स में रेवेन्यू कंपनी का ग्रो किया ही नहीं है पिछले एक साल में, और प्रॉफिट ग्रो किया है तो सिर्फ सिंगल डिजिट से ही ग्रो किया है। और इसका कंक्लूजन क्या है, अगर कंपनी को अपनी रिकवरी दिखानी है तो कैसे रिकवरी के दिखा सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो करना पड़ेगा। और ग्रोथ के लिए कंपनी ने रिसेंटली कुछ बड़े एक्विजिशंस किए हैं। 75 मिलियन यूरोज देकर कंपनी ने ईस्टेक नाम की कंपनी को एक्वायर किया है शेड्यूल से पहले, और रिपोर्ट में सुनने को मिल रहा था कि 7 से 8% इनका जो टॉप लाइन है उसमें कंट्रीब्यूशन हमें इस कंपनी से देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है, मान लो 100 करोड़ जनरेट करती है एग्जाम्पल के तौर पर, और टाटा टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है। अब इसको इसने एक्वायर कर लिया है तो 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो टाटा टेक्नोलॉजी अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में ऐड कर देगी, तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू 1100 करोड़ हो जाएगा, तो 10% कॉन्ट्रीब्यूट हुआ। वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि 7 से 8% की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें इनके तरफ से आती हुई देखने को मिलेगी अपकमिंग नंबर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों देवयानी एंड सैफियर। अब दोस्तों ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में आती हुई दिखी है क्योंकि इनका मर्जर आपको देखने को मिलने वाला है। मर्जर की जो बातचीत है वो आपको एडवांस स्टेज तक जाती हुई दिख चुकी है, बट अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है स्वैप रेशो को लेकर, कि स्वैप रेशो हमें किस चीज़ की मतलब बोल सकते हैं किस रेशो में देखने को मिलेगा। यही कंपनी के लिए एक की हर्डल का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें दोनों कंपनी के बारे में, तो दोनों कंपनी आपको अलग अलग स्वैप रेशो ऑफर करती हुई दिख रही है। अगर हम देवयानी की बात करें तो उनका स्वैप रेशो है 1:3 के रेशो में, यानी कि हर 3 शेयर के बेसिस पे 1 शेयर आपको मिलेगा। और सैफायर की बात करें तो इनका स्वैप रेशो 1:2 देखने को मिल रहा है, यानी कि हर 2 के बदले 1 मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो हर्डल है उसको अगर ये शॉर्ट आउट करती है तो इनका जो मर्जर टॉक है वो एडवांस स्टेज से भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और मर्जर के कोई फाइनल आउटकम्स हमें आती हुई देखने को मिलेंगे। सो अगर आप देवयानी इंटरनेशनल या फिर सैफायर के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट अप कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट टाटा पावर को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। सो टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड एक खबर हमें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है और उसमें टाटा पावर की भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनरशिप किया है यूको बैंक के साथ। किस लिए भाई? जो रेसिडेंटल रूफटॉप सोलर पावर है उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि टाटा पावर की तो रूफटॉप आपको देखने को मिलेगी, बट उसकी जो फाइनेंसिंग है वो आपको यूको बैंक करता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये पार्टनरशिप हमें एग्जीक्यूट होती हुई दिखी है और ये एक विन विन सिचुएशन है, दोनों कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें टाटा पावर के बारे में, तो इनका अभी के टाइम पे जो रूफटॉप सोलर स्कीम में इनका जो ऑर्डर बुक है वो हमें अराउंड 1000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है मिड 2025 तक। बाकी ये नंबर आगे चलकर आपको और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको भी चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी टारगेट की भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये कमीशन करेगी 1.5 गीगावाट रूफटॉप सोलर इन 2026 फाइनेंशियल ईयर, और ये नंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है 782 मेगावाट का था, यानी कि इससे कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट कंपनी 100% का ग्रोथ रिपोर्ट करेगी अपने कमीशनिंग में, और ये कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात रहेगी। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि टाटा पावर का जो मुंद्रा में फैसिलिटी था या फिर पावर यूनिट था उसको कंपनी फिलहाल टेम्प्रोरी सस्पेंशन पे रख रही है। किस लिए भाई? शटडाउन के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि कंपनी उसको मेंटेनेंस के लिए शटडाउन कर रही है, ताकि एक 5 से 6 महीने के साइकिल में कंपनी उस प्लांट का कंप्लीट मेंटेनेंस करे ताकि स्मूथली उस प्लांट में वर्क हो सके। तो अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अभी रिसेंटली एनालिस्ट की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखने को मिला था कुछ पावर कंपनीज को लेकर। अभी के टाइम पे बताया था उन्होंने कि वैल्यूएशन जो है वो फिलहाल ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, बट कुछ खास बोल सकते हैं अभी भी कंपनी कुछ खास अट्रैक्टिव पॉइंट हमें नहीं दिखा रही है। और साथ में एग्जीक्यूशन रिस्क जो है और फर्दर डिले जो कंपनी की कैपेसिटी एडिशन टारगेट्स में दिख रही है वो भी फैक्टर इन नहीं हो रखा है। इसमें हाईलाइट किया था उन्होंने एनटीपीसी को, एनएचपीसी को, टाटा पावर को, और साथ में ये भी ऐड किया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी टाटा पावर और बाकी पावर कंपनी से रिलेटेड। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।